इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेमेस्टर का, और ये सेशनल स्पेशल कोर्स है। सेशनल में आपको ये बता दूं कि ओनली 2 यूनिट्स आती हैं, कई कॉलेजेस में ओनली 1 यूनिट आती है, लेकिन ज़्यादातर हम मान के चलते हैं कि 2 यूनिट्स आती हैं। और सेशनल का बड़ा इम्पैक्ट होता है कि सेशनल के मार्क्स जो होते हैं वो जुड़ते हैं आपके एंड टर्म के मार्क्स में। तो जैसे मान लो कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का आपका ओवरऑल एग्जाम की वेटेज है, तो उसमें से 40 के ऊपर वाला पास होता है। ठीक है, 40 अबव ले आओ, पास हो जाओगे। तो 40 अबव लाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपका एंड टर्म 75 मार्क्स का है, तो 75 में से भी बच्चा 40 के ऊपर ला सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट बहुत ही वो होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मुश्किल होते हैं, तो उनमें क्या होता है, हम 75 में से ऐसा भी हो सकता है कंडीशन कि आपके 40 ना आ पाए, तो उसके लिए आपको सेशनल के भरोसे रहना पड़ता है। ठीक है, अगर सेशनल आपका 25 मार्क्स का हो रहा है, तो 25 मार्क्स में से मान लो अगर आपके सर 25 आउट ऑफ 25 आ गए। हेलो। यस, हु इज दिस? सर मुझे ये पूछना था, आप सारे सब्जेक्ट के ऐसे चलेंगे या खाली ईटी का निकाला कोर्स? अभी स्टार्टिंग मैंने ईटी से करी है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स, कि आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है, आपको पसंद भी आ रहा है, ये हेक्टिक तो नहीं है, आपके स्केड्यूल के हिसाब से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, देन हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू नो सर। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर इसका टाइमिंग क्या रहेगी? इसकी टाइमिंग 7 to 8 या फिर 6:30 to 8, इस तरीके की टाइमिंग रहेगी। मतलब ये इसकी टाइमिंग है, इस वेरिएशन में चलती रहेगी। और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर कोई लेक्चर हो गया, ठीक है, तो उसका रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। लेकिन रिकॉर्डेड उन बच्चों को मिलेगा जो अटेंड करेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं कि भाई वो सिर्फ रिकॉर्डेड के भरोसे रहते हैं और वो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं चीज़ों को। तो रिकॉर्डेड भी उन्हीं को जो अटेंड ऑलरेडी करा है, जिन्होंने लाइव। ठीक है, आपने सर अपना जैसे नाम नहीं कभी बताया यार, नाम तो बता दो अपना। सर जैसे कभी कोई अर्जेंट वर्क पड़ गया तो फिर रिकॉर्डेड मिलेगा तब? बिल्कुल, अगर अर्जेंट वर्क पड़ गया, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर कंसिस्टेंसी, अगर हो सर सकता है अभी कोई बच। अभी जैसे मेरा क्विज हो रहा था 6:30 से 7:30, फिर मैं लेट हो गया आने में इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इस केस में आपको हो ऐस- सकता है, इस केस में टाइमिंग भी एडजस्ट हो सकती है। आपकी टाइमिंग देख लेंगे कि भाई आपको कंफर्टेबल है या नहीं है। सही है, ओके ऐसा नहीं सर। होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा कि आप एक्सक्यूज दे रहे हो। जैसे कोई बच्चे एक्सक्यूज देते हैं, हर बार कोई ना कोई इशू क्रिएट करते हैं कि भाई मैं यहाँ चला गया था, मैं वहाँ चला गया था। तो इसमें ये होता है कि पता लग जाता है कि बच्चा एक्सक्यूज दे रहा है या फिर वो रियली इंटरेस्टेड है। ठीक यस सर। है, ओके, फिर कंटिन्यू करें। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो मेरे से। ओके गोविंद, ओके गोविंद, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी को कोई अभी क्वेश्चन तो नहीं है? और हाँ यार, आप बोलते रहा करो, चुप मत रहा करो, ठीक है। मुझे थोड़ी आदत है कि ओके सर। मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए होता है थोड़ा, वरना मुझे लगेगा कि मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। तो हाँ, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास सेशनल होता है, सेशनल की वेटेज कितनी है, 25 मार्क्स। तो अगर 25 मार्क्स में से आपके 25 आ गए, तो देखो आपको पास करने के लिए सिर्फ कितने चाहिए होंगे, 15 मार्क्स और चाहिए होंगे 75 में से। तो पास होना कितना आसान है। तो इस तरह से वो बच्चे सोचते हैं जो सिर्फ बीटेक में पास होने आए हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि भाई कॉलेज में सारी लाइफ कॉलेज की मस्ती करने आए हैं बेसिकली। तो मैं इस तरीके की अप्रोच रखता हूँ हमेशा, कि ना तो आपको ऐसा लगे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बनता जा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है कि भाई हमेशा आप 90% स्कोर कर रहे हो, ठीक है, और 90% स्कोर कर रहे हो, बाकी आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो मैं ये रखता हूँ कि अगर आप 80% भी स्कोर रख करके रखो, तब भी हर एक कंपनी आपको अलाउ करेगी, हर एक कंपनी में बैठ सकते हो आप। और कोई बैक नहीं आनी चाहिए आपकी किसी भी सब्जेक्ट में। ईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादातर बच्चों, चाहे वो होशियार भी क्यों ना हो, कितने बच्चे होशियार होते हैं, लेकिन ईटी में उनकी बैक आ जाती है। और ईटी में बैक आना इसलिए नहीं होता कि गलत चेकिंग हुई है उनकी, इसलिए होता है कि उनके कंसेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो वो कुछ ना कुछ गलती करके आ गए छोटी छोटी, और उनके हिसाब से उनके मार्क्स कटते रहे। और हमें एक्चुअल में सेशनल से ही आइडिया हो जाता है कि क्या मेरी बैक आ सकती है, नहीं आ सकती। कई, अब आपके सेशनल में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है। तो हमें सेशनल से ही स्टार्टिंग कर देनी है कि यार इस सब्जेक्ट को हमें हल्के में नहीं लेना। तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वन ऑफ द सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हमें थोड़ा सीरियसली लेके चलना है। सही है। अब अगर मैं बात करूं कि हु कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स, ये कोर्स एक्चुअल में है किसके लिए, तो जनरली हमें पता है कि फर्स्ट ईयर में सबका सिलेबस सेम रहता है। अगर ये जो कोर्स हम करेंगे, अगर वो कोई आईआईटी वाला बच्चा देखे, एनआईटी वाला, बीआईटी वाला, मुंबई यूनिवर्सिटी, या फिर आईपी वाला, किसी का भी आप सिलेबस देख लोगे ना जाके नेट पर, तो आपको पता लगेगा सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है।
कुछ चीज़ें एक दो ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है। तो आप जो पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग अलग पढ़ रहे हैं, ये बाकी चाहे टॉप यूनिवर्सिटीज हो गई, लेकिन पढ़ वो भी यही रहे हैं सेम टू सेम। तो आईपी वाले बच्चों के लिए एडवांटेज है, वो पढ़ सकते हैं। आप ऑलमोस्ट सभी के सभी आप आईपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए कोर्स है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, वो सेकंड ईयर के बच्चे फिर कहते हैं कि हमें ये ईटी का कोर्स पढ़ना है, स्पेसिफिकली ट्रिपल ई, ईसी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के बच्चे। वो कहते हैं कि अभी हमारे ना जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है हमारे, हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो उसकी रीजन ये है क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में ईटी नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो वो बच्चे फिर कहते हैं कि हमें ईटी को दोबारा पढ़ना है, राइट। तो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आप सभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले जान लो कि सेकंड ईयर में दोबारा पढ़ने से बढ़िया ये है कि फर्स्ट ईयर में पहले अच्छे तरीके से पढ़ लो। देन स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर गेट टेस्ट सीरीज, मतलब कई बार ये है, अगर आप गेट के एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो तो गेट के एग्जाम में प्रिपेयर करने से पहले आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उनके लिए अगर कोई टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन करेगा तब भी आपका ये सब्जेक्ट बहुत काम आएगा, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आगे आने वाले टाइम में यूज होंगे, राइट। अगर आप 1+1 2 करना नहीं सीखते तो 2 × 2 करके 4 करना भी नहीं सीख पाओगे। अगर आपको ABC नहीं आएगी तो आप सेंटेंस बना के किसी का नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ भी फर्स्ट ईयर में हर एक बच्चा अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन कई बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जो बच्चे इग्नोर कर रहे हैं उनको बाद में दिक्कत आएगी, और बाद में पता लगेगा कि यार वो टाइम था, ज्यादा टाइम भी नहीं देना था, टाइम उतना ही देना था कि भाई नॉर्मल अगर आप दिन के 1 घंटे या मैक्सिमम 1.5 घंटे अगर आप दे दो ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा 1-1.5 घंटे आपके मोबाइल में स्क्रॉल करते ही निकल जाते होंगे, अगर आप किसी सोशल मीडिया को यूज करते हो। उसी टाइम में अगर आपने एक लेक्चर अटेंड कर लिया तो वो टाइम आपने अपना यूटिलाइज कर लिया, और आपको पता ही नहीं चला, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और आपको क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहे हो। तो सही टाइम पर सही अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ता है, सही टाइम पर आपको सब्जेक्ट से अवेयर होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके ज्यादातर बच्चों की आदत बन जाती है, और आपकी भी आदत बन जाएगी, ऐसा मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी भी आदत बन गई थी कि जैसे कल एग्जाम है, ठीक है, जैसे अगर आपका टुमारो एग्जाम है तो मैं पढ़ने बैठूंगा आज, कल मेरा एग्जाम है तो आज पढ़ने बैठूंगा, मतलब एक दिन पहले पढ़ना। और एक दिन पहले पढ़ने से हम अपने आप को बहुत शेर समझते हैं, भाई एक दिन पहले हम सारा कोर्स कर रहे हैं। एक्चुअल में एक दिन पहले जब पढ़ते हैं ना बच्चे, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हैं, और रट्टाफिकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल एग्जाम्स के लिए करना अच्छा लगता है। ऐसा एग्जाम जिसमें कंसेप्ट यूज हो रहे हैं वहाँ रट्टाफिकेशन नहीं चलता। जैसे मान लो कि आपका एक सिलेबस है एफओसी, एफओसी आपका एक सब्जेक्ट है, एफओसी में आपके पास नोट्स आ गए सपोज, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग के, तो आप एक बार को कह सकते हो कि मेरे पास नोट्स हैं, चलो मैं एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। लेकिन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी आप चाह के भी एक दिन पहले नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि हमने स्टार्टिंग भी इसी चीज को ध्यान में रख के करी है कि यार ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको एक दिन पहले नहीं पढ़ा जा सकता। अगर इसको इस तरीके से कवर अप कर दिया जाए कि पता ही ना चले कि इसका कोर्स भी कंप्लीट हो गया और हम डेडलाइन पर भी ना फंसे, क्योंकि जैसे एक हफ्ता पहले एक हफ्ता रह जाता है ना एग्जाम का, तो हम डरने लग जाते हैं यार अब कैसे प्रिपेयर करें, फिर हमें लगने लग जाता है कि यार अब तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे करेंगे। तो इस चीज से डील करना। देन सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस। अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 यूनिट है सेशनल के अंदर जो मैं कवर अप कराऊंगा। पहली यूनिट है डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट में आपको यहाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको पहली बार सुन रहे होगे, आप पहले नहीं सुना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो इंट्रोडक्शन टू सर्किट पैरामीटर और एनर्जी सोर्सेज के बारे में, जैसी एनर्जी सोर्स स्टार्ट हुआ यहाँ पर आपकी चीजें अलग होने लग गई, ऐसी चीजें आपने पहले नहीं पढ़ी। एनर्जी सोर्सेज के बाद आपने केवीएल पढ़ा होगा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, केसीएल पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड है आपका मैश एंड नोडल एनालिसिस। फिर उसके बाद आपके कुछ थ्योरम्स हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो अब दिख रहा है ना आपको, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन, रेसिप्रोसिटी, इन सब थ्योरम के ऊपर प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं और न्यूमेरिकल भी बनते हैं। जो भी दिख रही है आपको, जहां पर भी थ्योरम लिखा हुआ है ना, वो सब की सब इनके प्रैक्टिकल भी आपको मिलेंगे। और प्रैक्टिकल तभी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे जब आपको इनका बेसिक पता होगा कि भाई इन थ्योरम का इस्तेमाल क्या है, राइट। तो इसी यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है डीसी सर्किट, इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। थ्योरी बहुत ही कम है, न्यूमेरिकल ज्यादा है, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऐसा ही है जिसमें न्यूमेरिकल ज्यादा ही होते हैं, थ्योरी कम होती है। थ्योरी में बेसिक चीजें पूछ लेते हैं। फिर आपने एसी सर्किट आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, उसी एसी सर्किट को थोड़ा अब ऊपर लेवल पे ले जा रहे हैं।
जैसे यहाँ पर आपको जो नई चीज देखने को मिलेगी वो ये दिखेगा कि भाई ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है। पहले तो ये वर्ड नहीं सुना हमने, आरएल सर्किट सुना है, उसमें इम्पिडेंस निकाला है 12th क्लास में, आरएल आरसी आरएलसी, लेकिन स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, ये जे नोटेशन का मतलब क्या है, जो जे नोटेशन दिख रही है नई चीज आपको पता लगेगी। सीरीज तो सुना था, सीरीज आरएलसी सर्किट आपने सुना है, लेकिन ये पैरेलल आरएलसी सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं। क्वालिटी फैक्टर आपने सुना है, लेकिन क्वालिटी फैक्टर यहाँ कैसे अलग हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर का मतलब क्या होता है, और ये थ्री फेज सर्किट क्या होता है, ये तो हर उस बच्चे को जानना जरूरी है। हर बच्चे को, जरूरी नहीं उसकी ब्रांच कुछ भी हो, हर बच्चे के लिए ये जरूरी है चीज। देन स्टार डेल्टा कनेक्शन, इसके ऊपर ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने, और ये बहुत ही सिंपल हो जाएंगे जब हम इसको सिंपली करेंगे। अगर हम इसको मुश्किल तरीके से करेंगे तो हमें मुश्किल लगेंगे। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई हम क्यों इनरोल करें, आपसे ही क्यों पढ़ें, ये सारी की सारी चीजें तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप ऐसा क्या करवा दोगे। हालांकि ये क्वेश्चन ज्यादातर टीचर पूछते नहीं है, वो अपनी तारीफ करते रहते हैं कि भाई ये कर लो, मैंने ये करवा रखा है, मैंने वो करवा रखा है। लेकिन मैं आपको कुछ वैलिड पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें इनरोल करते हो तो क्यों आपको इनरोल करना चाहिए। देखो, अगर आप इंटरनेट या फिर यूट्यूब पर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च करोगे, ये टॉपिक सर्च करोगे, तो ऐसा नहीं आपको नहीं मिलेंगे, सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि इंटरनेट या फिर यूट्यूब के ऊपर ये सारे के सारे टॉपिक सेग्रीगेटेड है। सेग्रीगेटेड मतलब जैसे किसी एक चैनल पे एक वीडियो मिल गई, फिर दूसरे चैनल पे दूसरी वीडियो मिल गई, तो इसी तरीके से ढूंढते 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 आपको बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। फिर ढूंढो, फिर उसको पढ़ो, फिर उसके नोट्स बनाओ, इसमें मेहनत ज्यादा है। तो ये मेहनत जो आपको ज्यादा लग रही है उसको कम करवाना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब भी मैं कोई लेक्चर बनाता हूँ या फिर कोई कोर्स बनाता हूँ, तो उसके अंदर मैं कभी भी क्वालिटी और क्वांटिटी को, जनरली क्वांटिटी आना चाहिए था, उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं बहुत सारा पढ़ा दूंगा लेकिन आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा, तो उसका फायदा नहीं है। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि भाई अनप्रोफेशनल सा एनवायरनमेंट है, आपको लगेगा कि हाँ मजा आ रहा है। आपको इस बात का यकीन उससे ही हो जाएगा जो आपने कोर्सेज की वीडियोस देखी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आपको कैसा लग सकता है, कितना मजा आएगा जब आप कोर्स की वीडियो देख रहे थे। अगर आपको वो चीज़ समझ आ रही है तो मतलब जो मैं समझाऊंगा वो भी आपको समझ आएगा। देन कोर्स लैंग्वेज आपकी हिंदी होगी। ज़्यादातर ऐसा भी हो सकता है कि यूट्यूब पर आपको इंग्लिश में मिले लेक्चर्स, यहाँ पर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, ऐसा लगेगा कि भाई जैसे 12th क्लास में पढ़ते थे वैसे ही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद ये है कि जो भी आपका कोर्स है वो चीप है, वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप अपनी उस फीस को कंपेयर करो जो आप 12th या फिर 11th क्लास में ट्यूशन वाले टीचर को देते थे, उसके कंपैरिजन में ये फीस कुछ भी नहीं होगी जिसमें आप इनरोल करोगे। आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस कोर्स की फीस क्या है। और यही पॉइंट्स नहीं है, कुछ और पॉइंट्स भी हैं। जैसे आपने कुछ बोला कि कॉलेज टीचर डोंट बिलीव इन मेंटोरिंग स्टूडेंट्स, आपने बोला कि ये कॉलेज के टीचर पढ़ाते क्यों नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाते कॉलेज के टीचर्स। अगर कॉलेज के टीचर ही सही पढ़ा रहे होते तो हमें बाकी किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं होती, सबसे अच्छी बात यह है। और ये सिर्फ कॉलेज के टीचर नहीं, आप स्कूल के टीचर के लिए भी वही चीज एप्लीकेबल है। आपके जो स्कूल के टीचर हैं अगर वही ढंग से पढ़ाते थे तो क्यों भाई किसी को फिटजी या फिर नारायणा वगैरह में जाना पड़ता, क्यों वो जाते, क्यों वो वहाँ पर अपने पैसे लगाते और लोग वहाँ पे कोचिंग लेते इतनी महंगी महंगी कि भाई अब उनको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है। तो कॉलेज के टीचर्स, ऐसा नहीं कॉलेज के टीचर जो होते हैं उनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता होगा। जनरली क्या होता है, ज्यादातर टीचर जो होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं कॉलेज में। ठीक है, उनके पास ज्यादातर आप देखोगे प्रोफेसर होते हैं, वो पीएचडी की डिग्री होगी, डिग्री बहुत होगी, लेकिन एक्चुअल में एक कोर्स होना चाहिए उनके लिए, टीचिंग का कोर्स। हम, मेरे को जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पढ़ाते थे वो तो मतलब यार बहुत ही पहुंचे हुए टीचर जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं IEEE के काफी ऊपर लेवल के वो मेंबर थे। ठीक है, IEEE जो सोसाइटी होती है। लेकिन जब बात आती है पढ़ाने की, तो उनका पढ़ाया हुआ किसी को समझ नहीं आता था। तो अल्टीमेटली ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा डिग्री हो तो ही आप अच्छा पढ़ा सकते हो। टीचर्स के पास, कई टीचर्स के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो पढ़ा सकें, वो वे नहीं होता उनका कि वो इंटरेक्ट कर सके। कई टीचर्स को इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लेते, उनका पढ़ाने का मन तो कर रहा होता है लेकिन वो इसलिए नहीं पढ़ाते कि भाई स्टूडेंट इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो क्यों मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ। और ज्यादातर जब स्टूडेंट कॉलेज में आ जाते हैं तो वो टीचर्स को सीरियसली नहीं लेते। तो जब सीरियसली नहीं लोगे आप टीचर को, तो वो आपको कभी मेंटोरशिप देंगे ही नहीं। वो कहेंगे कि भाई अपने आप ही ढूंढ लो, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो ये बहुत टाइम से होता हुआ आ रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको सिर्फ वीडियोस का लाइव सेशन ही नहीं, वीडियोस के रिकॉर्डेड लेक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नोट्स और फिर पेपर को किस तरीके से करो उसकी स्ट्रैटेजी जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, ये भी आपको प्रोवाइड करूंगा।
देन उसके बाद गाइडेंस इज ऑप्टिमम पर्क ऑफ इंटरमीड गीक्स, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गाइडेंस के कोई पैसे लगते नहीं है, ना ही अभी तक किसी से पैसे हमने लिए हैं कि किसी को कोई कोई पूछ रहा है और हम उसको बता नहीं रहे, हम बोल रहे हैं कि भी पहले कोर्स लो फिर हम आपको बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गाइडेंस तो आप कभी भी किसी भी चीज़ में आपको गाइडेंस चाहिए हो, किसी भी चीज़ में, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, आप आगे आने वाले टाइम में कोई टेक्निकल कोर्सेज करोगे, कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाएगा, कोई डेटा साइंटिस्ट बनेगा, कोई मशीन लर्निंग इंजीनियर बनेगा, कोई वेब डेवलपर बनेगा, तो अलग अलग कोर्सेज जब आप जाओगे, ठीक है, कोई रेडार स्पेशलिस्ट बनेगा, कोई चिप डिजाइनिंग में जाएगा, तो इन सब के लिए क्यों हम इन अलग अलग फील्ड में क्या डिफरेंस है, क्या देख के मैं इन फील्ड्स को चूज कर सकता हूँ, ये इनका पाथ क्या है, रोड मैप क्या है वहां तक जाने का, तो ये सब तो गाइडेंस में आ गया ना। तो इसके लिए कोई पैसे नहीं लूंगा मैं या फिर मेरे टीम में से कोई भी मेंबर, क्योंकि ये ऐसा है जैसे मेरे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे टाइम में ऐसा कोई नहीं था कि कोई आके गाइडेंस प्रोवाइड कर दे, तो उस चीज को जो उस टाइम पर नहीं थी, मेरे को उस चीज को खत्म करना है, इसलिए इंटरमीडिएट गीक्स पर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म इसीलिए ही बनाई गई है कि उन स्टूडेंट्स को हेल्प मिले, अकेडमिकली भी नॉन अकेडमिकली भी उन चीज स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए कि वो अपना एक करियर पाथ चूज कर सके। और आप ऐसा देखोगे कि कई बच्चे जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ते थे, जब वो थर्ड ईयर में आ गए या फिर लास्ट ईयर में थे, उन्होंने मेंटोरशिप प्रोवाइड करी है अपने जूनियर्स को, जो फर्स्ट ईयर में नए नए आए हैं बच्चे, उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करी है उन्होंने। अब जैसे कोई अमेरिकन एक्सप्रेस में इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसने बताया कि भाई मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में मेरे को कैसे इंटर्नशिप मिली, तो बच्चों को फर्स्ट ईयर से ही पता लग गया, अच्छा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे अवेयर होते ही नहीं, वो सोचते रह जाते हैं कि यार कैसे जाऊं, या फिर उनके दिमाग में ही नहीं आता, वो सोचते हैं भाई प्लेसमेंट हो जाएगी अपने आप। लेकिन कोई भी चीज अपने आप नहीं होती, आपको उसके लिए हाथ पैर मारना पड़ता है। और यू ऑलरेडी नो हाउ मच द कंपटीशन इज, किस हिसाब से हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और उस कंपटीशन में आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो, ये चीज के लिए आपको जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें आपको परफेक्ट होना जरूरी है। अगर आप 100% नहीं हो तो आप 80% तो कर ही सकते हो, अगर आपके पास कोई मेंटोर है, अगर आपके पास कोई टीचर है, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रस्ट ऑफ 7,000 स्टूडेंट्स, यूट्यूब पर वी हैव 35K सब्सक्राइबर्स, 7,000 स्टूडेंट्स ऐप पर हैं। ठीक है, तो क्यों इन 7,000 स्टूडेंट्स ने ऐप डाउनलोड करी और ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प मिली होगी, अदरवाइज वो ऐप को अनइंस्टॉल कर देते। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि स्टूडेंट का ट्रस्ट जो होता है वो ऐसे नहीं कि किसी के बताने पे नहीं बनता। आप जब किसी चीज को बोलते हैं ना कि किसी चीज को फील करते हो या फिर देखते हो कि हाँ मेरे को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ से वैल्यू मिल रही है, मेरे को कुछ नहीं मिल रही, तभी वो अपना इंटरेस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलता कि भाई इसमें आप इनरोल करो ही करो, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी मेरे को परखने के लिए कि मैं जो करवाने वाला हूँ उसकी कुछ वैल्यू भी है नहीं है, तो ऑलरेडी मैंने कोर्सेज बना रखे, तो वहां जाके आप देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। क्योंकि जब तक आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है ना, वो कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप उसकी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते या उसकी वैल्यू आप नहीं समझोगे। तो ये चीज़ है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में। टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, टाइमिंग आपकी या तो 6:30 to 8 रहेगी, सही है, या फिर आपका 7 to 8 रहेगी। हफ्ते में आपकी मिनिमम 2 क्लासेस, और मैक्सिमम अगर आपको टेस्ट वेस्ट है या फिर ऐसा लग रहा है कि भाई कोर्स कहीं छूट ना जाए, हालांकि ऐसा होगा नहीं, अभी से हम करेंगे तो मैक्सिमम 6 क्लासेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होगा।